नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक तक हमने 16 महाजनपदों के लिए पढ़ा। बिहार जुडिशरी की डेट भी आ गई है, तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नए टॉपिक साम्राज्यवाद के बारे में चर्चा शुरू करेंगे कि भारत में साम्राज्यवाद का प्रारंभ कब से होता है, वहाँ से हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका रहेगा साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, ठीक है। एम्पायर खड़ा करना है। भारत में भी बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में भी माना जा सकता है। प्राचीन भारत में जो साम्राज्यों की स्थापना हुई वो उस कंडीशन में थे। तो इसकी जो शुरुआत है, ये शुरुआत मानी जाती है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ, वहाँ से साम्राज्यवाद की शुरुआत मानी जाती है। ये जो मगध राज्य है ये बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है, ठीक है। 16 महाजनपदों में आपने पढ़ा था। मगध राजधानी गिरिब्रज थी, ठीक है, राजगृह थी। गया नालंदा जिलों में, पटना के आसपास के क्षेत्रों में यह राज्य आपने देखा था। इसी ने भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत की, यानी कि सीमाओं का विस्तार, अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। मगध राज्य ने शक्तिशाली राजा हुए, उन राजाओं ने अपने आप को बेहतर ढंग से स्थापित किया। कमजोर राज्यों को जीतते हुए, मिलाते हुए एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जिसको मान सकते हैं, जिसके पूर्ण रूप से जिसे कहा जा सके कि एक बड़े साम्राज्य की स्थापना वो मौर्य वंश के साथ हुई। यानी कि जो मगध राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, वो उत्कर्ष अपने टॉप लेवल पर, प्रारंभिक टॉप लेवल पर जब पहुंचता है तो उसमें मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने समस्त भारतीय उपमहाद्वीप को अपने राज्य में मिला करके तत्कालीन विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो आज देखते हैं वहां तक का, मौर्य वंश तक का सफर किस प्रकार रहेगा। उसी से संबंधित मेंस में आपके क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। मेंस में क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। मगध राज्य के उत्कर्ष में पहला हिस्सा है हर्यक वंश। जो प्रारंभ हुआ है, कह सकते हैं इसे प्रारंभ, वो हर्यक वंश द्वारा किया गया। हर्यक वंश की स्थापना मगध में बहुत पहले हो गई थी। इसके संस्थापक राजा बृहदत्त माने जाते हैं, ठीक है। महाभारत काल में ही स्थापित हो चुका था हर्यक वंश। लेकिन जो विशेषता आई, जो पहचान मिली, एक साम्राज्य के रूप में पहचान दिलाई गई, वो बृहदत्त द्वारा न होकर के बिंबिसार के द्वारा रहा। इसलिए वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार को माना जाता है, ठीक है। तो बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने क्या किया, जब इस हर्यक वंश में बिंबिसार ये आते हैं, इन्होंने अंगराज्य, अंगराज्य भी 16 महाजनपदों में आपने पढ़ा था। अंगराज्य को जीतकर अपने सीमा में मिला लिया, और परिणाम क्या निकला, सीमाओं के विस्तार का जो साम्राज्यवादी रूपरेखा होती है उसका भारत में भी प्रारंभ हो गया। अंगराज्य को जीतकर मिलाने के साथ अंग का विजय करके साम्राज्यवाद की नींव डाल दी गई भारत में बिंबिसार द्वारा। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत में साम्राज्यवाद की नींव किसने डाली, बिंबिसार ने। किस वंश में पड़ी, हर्यक वंश में। इसी टाइप से प्रश्न आपके बने हुए हैं, यहाँ भी बन सकते हैं। उन पर आप ध्यान रखिएगा, उन पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके समय एक और प्रश्न बनता है, इनके राजवैद्य कौन थे। राजवैद्य जीवक थे। जीवक एक प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे, जीवक, जो राजवैद्य के रूप में बिंबिसार के समय अजातशत्रु, अभी इनके बाद अजातशत्रु आएंगे, अजातशत्रु के समय इन्होंने महात्मा बुद्ध का इलाज किया, चंपा के शासक दधिवाहन का इलाज किया, तमाम लोगों का इलाज किया, चर्चित रहे राजवैद्य जीवक। तो जीवक किसके समकालीन है, ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। हर्यक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु के समय के राजा जो है राजवैद्य जीवक के रूप में है। अगले आपके जो शासक आते हैं वो अजातशत्रु आते हैं। अगले शासक जो आते हैं बिंबिसार के बाद वो अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु ने क्या क्या जीता, यानी कि अजातशत्रु ने भी अपने पिता की नीति का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसका अनुपालन किया। इन्होंने भी राज्यों को जीता, काशी और वज्र संघ को जीता। किसको जीता, काशी और दूसरा वज्र
संघ, ठीक है। काशी और वज्र संघ को जीता, यानी दो अन्य राज्यों को भी मगध में मिला लिया। यही साम्राज्यवादी अवधारणा थी जिसको और विस्तार दिया अजातशत्रु ने। काशी तो राज्य था, राजतंत्र था, उसे अपने शासन में मिलाया। वज्र संघ गणतंत्र था, इसको तोड़ने में, इसको जीतने में बहुत मेहनत करनी पड़ी अजातशत्रु को, ठीक है। इनके एक मंत्री थे, उन्होंने फूट डाला लिच्छवियों के बीच, यानी कि उनके संगठन को कमजोर बनाया फूट डालकर, और अंतिम में जीत लिया, जीत कर मगध साम्राज्य में मिलाया अजातशत्रु के समय। इसमें युद्ध हुआ था, उसमें एक बड़ी विशेषता थी, रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक दो हथियारों का उपयोग किया गया था। फिलहाल मेंस में उनके प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, इसलिए उस पर कोई विशेष चर्चा आपकी नहीं होगी, ठीक। इनके समय अन्य क्या विशेषता थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके समय विशेषता थी, किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई, किसके समय हुई? सीधा प्रश्न बनेगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके समय हुई? अजातशत्रु के समय हुई। तो अजातशत्रु ने इनकी मृत्यु के पश्चात क्या किया? दो कार्य किए। पहला, प्रथम स्तूप का निर्माण कराया, और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं इनकी डिटेल। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया अजातशत्रु ने, ठीक। तो बिंबिसार अजातशत्रु से इतने ही क्वेश्चन फिलहाल बन सकते हैं मेंस के पर्पज से, इन्हीं को आपको जानना है, ठीक है। इसके बाद एक नए शासक आते हैं, राजा उदयन। राजा उदयन आएंगे। तीसरे जो शासक इसमें प्रमुख आते हैं वो उदयन आते हैं, हर्यक वंश के राजा उदयन। उदयन का क्या प्रमुख कार्य रहा, इन्होंने क्या किया? तो उदयन के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल बनता है, उस बात को आपको जानना अति आवश्यक है, उस बात को जानना। उदयन ने कुसुमपुरा नामक एक शहर बसाया, जिसे वर्तमान में आप पाटलिपुत्र के रूप में जानते हैं। और ये पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के रूप में जाना जा रहा है। ये दो नदियों का संगम है, गंगा प्लस सोन। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक, कुसुमपुरा नामक पाटलिपुत्र जो पहचाना गया नामक एक नगर की स्थापना की, जो कालांतर में मगध साम्राज्य की राजधानी बनती है। मौर्य काल में भी राजधानी बनेगी, गुप्त काल में भी राजधानी बनेगी। इसका अपना पूरा इतिहास है पाटलिपुत्र का। विश्व की सबसे तत्कालीन सबसे प्रमुख राजधानियों में पाटलिपुत्र आपकी आती है। इस राजवंश की एक खासियत रही है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, जितने भी लोग शासक बन के आ रहे हैं सभी ने अपने पिताओं की हत्या की है, जिसकी वजह से हर्यक वंश को पितृ हंता वंश भी कहा जाता है। पिताओं की मृत्यु करके शासन की बागडोर संभालने के कारण पितृ हंता वंश भी इसको कहा जाता है। हर्यक वंश को हो सकता है आपसे पूछ ले, हर्यक वंश के पश्चात जो नया राज्य, आपका नया राज्य स्थापित होता है, वो शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वीर राजाओं के रूप में था। इसने अवंती और वत्स को, इसने अवंती और वत्स इन दो राज्यों को मिलाकर के मगध साम्राज्य को विस्तार दिया। अवंत वत्स दो राज्यों को मिलाकर मगध साम्राज्य को विस्तार दिया। शिशुनाग भी आगे बढ़े। इसी वंश में अगले जो राजा आते हैं वो कालाशोक आते हैं। कालाशोक में आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगीत की जो आयोजन किया गया वो कालाशोक के समय किया गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। तीसरा वंश जो मगध में इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद शासन करने आता है, वो भी, उससे भी आप लोग परिचित हैं, वो नंद वंश के रूप में जाना गया। नंद वंश के रूप में इसमें दो प्रमुख राजा हुए, ठीक है। इसमें दो प्रमुख राजा हुए,
महापद्मनंद और घनानंद। तो पहले राजा आपके बने महापद्मनंद, ठीक है, जिन्होंने एक बड़े ठोस साम्राज्य की स्थापना की, बड़ी सेना का गठन किया, तमाम बातें रहीं। दूसरे राजा बनते हैं घनानंद। घनानंद के समय कुछ विशेषता आती। महापद्मनंद से सामान्य तौर पर प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन घनानंद के समय कुछ एक विशेष बात होती है, वो ये होती है 325 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण होता है, यानी कि आपसे प्रश्न पूछेगा सिकंदर के आक्रमण के समय पाटलिपुत्र पर या मगध राजवंश में किसका शासन था, तो आप उत्तर देंगे घनानंद का शासन था। घनानंद, अभी सिकंदर को भी इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। सिकंदर आता है, आम भी सरेंडर कर देते हैं, पोरस को जीतता है, लेकिन उसकी सेना की हिम्मत नहीं पड़ती है घनानंद के बारे में सुनकर। घनानंद स्वयं भी एक अत्याचारी शासक भी था, साथ ही साथ अत्याचारी शासक होने के साथ ही साथ इसके पास लाखों की सेना थी, जिसके बारे में सुनकर सिकंदर के सैनिक डर गए और वहीं से वापस लौट गए, कश्मीर से आगे वो नहीं बढ़े। तो घनानंद के समय एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, सिकंदर का आक्रमण जब हुआ उस समय मगध साम्राज्य का कौन राजा था, राजा घनानंद थे। ये 3 वंश क्रमशः आए आपके मगध राज्य के उत्कर्ष में, ठीक। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी। आप जानते हैं घनानंद को पराजित कर, इनकी हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रमुख उनके सहयोगी चाणक्य, गुरु चाणक्य बनेंगे, ठीक है। तो गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करेंगे, जिसको हम मौर्य साम्राज्य टाइटल के अंतर्गत वीडियो में देखेंगे, अभी इसमें यहां तक, ठीक। लेकिन यहीं से एक और प्रश्न शुरुआत होता है, ये विदेशियों के आक्रमण, क्या सिकंदर पहला विदेशी था भारत में आक्रमण करने वाला, तो उत्तर कुछ बदल जाएगा। तो उसको नए टॉपिक में भारत में जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुए उसके हिसाब से पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दोहराने में आसानी हो सके। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक। इसके बाद हम अगले हिस्से में चलते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष हो गया, मगध राज्य का उत्कर्ष हो गया। 3 वंश आपने पढ़ा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तीनों ने मगध को एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसको पूर्णता प्रदान करेगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य अगले आपको वीडियो में मिलेगा। फिलहाल प्रथम भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण जो हुए, उनसे हमारे क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, यह एक टाइटल आप बना के पढ़िए। इसमें क्या क्या हमारे प्रश्न बन सकते हैं भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुए। तो जो ये विदेशी आक्रमण थे, इनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक तौर पर 2 विदेशी आक्रमण हुए थे हमारे, ठीक है। 2 अलग अलग स्थानों से अलग अलग राजवंशों द्वारा आक्रमण किया गया। वो कौन कौन से हैं? पहला हखामनी साम्राज्य, हखामनी, जो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ वो हखामनी साम्राज्य द्वारा, यहाँ के राजा द्वारा किया गया। और ये हखामनी साम्राज्य आपको ईरान में मिलेगा, जिसे आप पर्सिया भी कहते हैं, जिसे आप पर्सिया भी कहते हैं। यहाँ का राजा कौन था जिसने आक्रमण किया? उस राजा, लेकिन पहला आक्रमण असफल था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक राजा हखामनी साम्राज्य में बनता है साइरस नाम से, राजा साइरस द्वारा, लेकिन असफल रहा, ठीक। तो प्रथम, अगला क्वेश्चन बनता है, ये असफल रहे तो प्रथम सफल आक्रमण, प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? तो साइरस का ही पुत्र था जिसने प्रथम सफल आक्रमण किया। वो साइरस का ही पुत्र था जिसका नाम था दारा प्रथम, ठीक है। इसने सिंध के निकट के क्षेत्रों को जीता। जीतने के कारण कहा जाता है
प्रथम सफल आक्रमण दारा प्रथम ने किया, ठीक है, सिंध के क्षेत्रों को जीता। यह पहला ईरानी आक्रमण हुआ। ईरानी आक्रमण का परिणाम निकला, हम शिलालेखों में पढ़ चुके हैं। आरमेइक लिपि, खरोष्टी लिपि, इन सब का अभिलेख लेखन प्रणाली प्रारंभ हो गई भारत में। लेकिन सीधे तौर पे फिलहाल बिहार जुडिशरी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए उनको अलग डिटेल जब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। बस ये याद रखिएगा कि इसके परिणाम स्वरूप ही यहाँ अभिलेख लिखे जाने लगे। इसीलिए इस आक्रमणों के बाद जब मौर्य वंश की स्थापना होगी तो अशोक के समय के सबसे प्राचीन अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि अशोक से पहले आक्रमण हुआ था। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, अशोक से पहले आक्रमण हुआ था, ठीक है, अशोक से पहले। दूसरा जो आपका आक्रमण रहा, दूसरा यूनानी साम्राज्य, यूनानियों द्वारा, यानी पहला ईरानियों द्वारा हुआ तो दूसरा यूनानियों द्वारा हुआ। अब यूनानियों में कौन? सिकंदर, जिसे आप अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। सिकंदर ने आक्रमण किया। ये मकदूनिया, मकदूनिया, ठीक है, मकदूनिया का शासक था। विश्व विजय करने निकला था, भारत भी पहुंचा, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत से ही लौट गया था। मध्य भारत तक, उत्तर भारत तक पूरा ये नहीं पहुंच पाया, ठीक है। कारण अभी चर्चा में आया, घनानंद की सेना से डरकर थक भी गए थे, तमाम ऐसे कारण है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ा। तो दूसरा आक्रमण यूनानियों द्वारा हुआ। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे, पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा, दूसरा आक्रमण यूनानियों द्वारा। ईरानियों में पहला सफल बना दारा प्रथम और यूनानियों में सफल बना सिकंदर। सिकंदर ही आया, सिकंदर ही सफल बना और पश्चिमोत्तर भारत में इसने विजय प्राप्त की, ठीक। इसकी खासियत क्या है? जब इसने आक्रमण किया, पूछेगा सिकंदर के आक्रमण के समय कौन शासक था पश्चिमोत्तर भारत का, तो उस समय पश्चिमोत्तर भारत में जो प्रमुख राज्य था वो था तक्षशिला, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत जो था वो, वहां पर कौन सा राज्य था? तक्षशिला, जहां का शासक था आम्भी। आम्भी ने क्या किया? सिकंदर का स्वागत किया, यानी कि सरेंडर कर दिया, लड़ाई वड़ाई नहीं किया, निमंत्रण भेज दिया कि स्वागत है, स्वागत हुआ। फिर जब स्वागत हो गया तक्षशिला में सिकंदर का, तो तक्षशिला से आगे जो है बढ़ता है और यहां पर इसकी भिड़ंत होती है राजा पोरस से। राजा पोरस से भिड़ंत हुई। राजा पोरस के बारे में कुछ जानकारियां आम्भी से प्राप्त हो गई, जिसकी वजह से राजा पोरस को पराजित किया। लेकिन आप जानते हैं कि राजा पोरस पराजित होकर बंदी बनाकर जब सिकंदर के सामने लाए गए तो पूछा गया आपके साथ क्या व्यवहार हो, तो उन्होंने अपने आप को उस समय भी राजा मानते हुए कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार किया जाए। परिणाम क्या निकला? सिकंदर ने राजा पोरस का सारा साम्राज्य, राज्य भी वापस कर दिया, ठीक है, और आगे बढ़ जाता है उनका राज्य वापस करके। इनको पूरी इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, सारी चीजें। लेकिन आम्भी को नहीं मिला, क्योंकि आम्भी ने सीधे सरेंडर कर दिया था, कोई संघर्ष नहीं किया था, अपने आप को प्रमाणित ही नहीं किया कि हम राजा के रूप में ट्रीट करने लायक हैं। लेकिन राजा पोरस ने प्रमाणित किया, युद्ध भी वीरता से लड़े। अब युद्ध कौन सा हुआ? युद्ध कौन सा हुआ? उस युद्ध का नाम पूछेगा, उसका नाम है हाइडेस पीज का युद्ध। यह आपका प्रश्न है, ठीक है। ये झेलम नदी के किनारे हुआ। झेलम नदी के किनारे हाइडेस बीच का युद्ध हुआ। सीधा प्रश्न बनता है, हाइडेस बीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी, राजा पोरस पराजित हुए थे, ठीक। यह युद्ध जब पूछने की संभावना है तो इसका सन भी जानना आपके लिए जरूरी है। इसका सन है 326 ईस्वी पूर्व। 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस पीच का युद्ध होता है, सिकंदर जीतता है, फिर राजा पोरस को वापस कर देता है। सिकंदर की सेना जब आगे बढ़ने से इनकार कर देती है तो ये रास्ता अपनाता है, ये सिंध की ओर से होते हुए समुद्र के किनारे पहुंचता है, अपनी सेना को दो भागों में बांट देता है। एक सेना लेकर के, कुछ हिस्सा लेकर के स्थल मार्ग से मकरान के तट होते हुए ये वापस लौटता है यूनान की ओर, लेकिन इसकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की जो मृत्यु है, सिकंदर की मृत्यु है,
ये बेबीलोन में हुई। बेबीलोन इस समय इराक में पड़ता है। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, तो इसको माना जाता है ये एक ऐसा राजा है जिसका जन्म कहीं और हुआ, जन्म यूनान में हुआ, मृत्यु बेबीलोन में हुई। फिर इसकी बॉडी को लेकर के जब यूनान की ओर जा रहे थे तो समय ज़्यादा लगने की वजह से टर्की के पास इसको दफना दिया गया। यानी कि जन्म किसी और देश में, मृत्यु किसी और देश में और दफनाना किसी और देश में रहा। ये एक विशेषता बनती है सिकंदर की। हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि ऐसा कौन सा राजा था, तो आप बताइए कि ऐसा सिकंदर था जिसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई लेकिन दफनाया टर्की में गया और जन्म यूनान में हुआ था। इस प्रकार का और कोई जो है राजा आपको सामान्य रूप से नहीं मिलेगा। यानी कि भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुए ईरानी हखामनी साम्राज्य से और यूनानियों द्वारा हुए, पहला ईरान से, दूसरा यूनान से, ये दो आक्रमण रहे। इसके बाद सिकंदर वापस लौट जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के क्षत्रपों को हराकर अपने गुरु चाणक्य की सहायता से यूनानी क्षत्रपों को हराकर पश्चिमी भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और जब दूसरी बार लड़ने जाते हैं घनानंद से, तो फिर घनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की, मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो टॉपिक थे, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुए उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, और साथ ही उससे पहले साम्राज्यवाद का प्रारंभ भारत में किस प्रकार हुआ, हर्यक वंश ने किस प्रकार प्रारंभ किया। उन दो टॉपिकों से जो भी आपके प्रश्न बनने के संभावित थे उनके बारे में हमने पढ़ा। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। कोई समस्या हो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो के लेकर जल्द से जल्द मैं आपके सामने फिर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।